नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसका स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में कांग्रेस के आने के बाद से जो चीज़ें होने स्टार्ट होंगी वो सब ठीक है, ठीक है। बारी बारी से जितने भी मूवमेंट्स वगैरह है वो सब हम लोग देखेंगे और फिर एक एक करके फिनिश करके वाइंड ऑफ करेंगे आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत लास्ट में लिया जाएगा। पहले वर्ल्ड हिस्ट्री ले ली जाएगी। आफ्टर दिस आपका मॉडर्न इंडिया खत्म होने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री ले ली जाएगी, फिर उसका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस लिया जाएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट फेज जिसकी बात करते हैं, मॉडरेट फेज, ठीक है। मॉडरेट फेज आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इनिशियली इसमें मॉडरेट फेज होता है। मॉडरेट फेज मतलब ऐसा फेज है जिसके अंदर जितने भी आपके लीडर्स हैं वो मॉडरेशन चाह रहे हैं। मतलब वो मतलब क्या कह सकते हैं कि जोर जबरदस्ती या फिर बहुत ज़्यादा दबाव डाल के नहीं काम करवाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपने पटिशंस देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा करके दे दीजिए, हम लोग आपसे ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ऐसा ऐसा चेंजेस चाहते हैं, इतना इतना हम लोग को ये चेंजेस चाहिए, ऐसे ऐसे हम लोग मांग करें। मतलब वी आर, इसको कहा जाता है प्रेयर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ट्रिपल पी का इसको मॉडरेट फेज को यही कहा जाता है कि भाई आप पहले उनसे भीख मांगते हो, प्रेयर करते हो कि हाँ मुझे ये दे दो, ये दे दो। फिर आप उसके लिए पिटिशंस वगैरह फाइल करवाते हो कि आप मुझे ये दे दो, ये दे दो। और जब ये दोनों भी नहीं काम होता है और कुछ भी नहीं मिलता तो आप प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हो, जो कि आसानी से दबा दिया जाता है क्योंकि यू आर बीइंग अ मॉडरेट। आप बहुत ज़्यादा देर तक प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते, ओके। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या क्या है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी 85 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको इसके जो एस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनका नाम ए ओ यूम, एलन ऑक्टोवन यूम था, ठीक है। और बाकी उनके साथ इंडियन लीडर्स भी काफ़ी सारे थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, दिन शाह वाचा, आपके ये सब सब इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस समय के, जो आपके क्या बोलते हैं इनिशियल फाउंडेशन लगाने के लिए उन्होंने मदद किया था, ओके। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में होता है, ये आप लोग जानते होंगे। एक पीसीएस के एग्जाम में इसके स्कूल का भी नाम पूछ लिया गया था। तो ये गुरुदास तेजपाल स्कूल ऐसे कुछ स्कूल का नाम है, गोकुलदास स्कूल ऐसा कुछ तेजपाल स्कूल का नाम है, जो कि आपके बॉम्बे में है। हालांकि ये सब पीसीएस वगैरह के फालतू क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाता, ओके। इसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स के अंदर। इसके अंदर एक आपके और प्रोमिनेंट लीडर है उस समय के जो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। वो इसमें आ नहीं पाए थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इसको यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा लीडर था जो कि कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में नहीं आ पाया था, मतलब नहीं था। तो उसमें ऑप्शंस में ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। तो आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उस समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन करके, INA करके एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, जो कि जस्ट इससे एक साल पुराना ही था, ठीक है। वो 1885 में बनाया गया था, सॉरी 1884 में बनाया गया था। और उसका जो सेशन चल रहा था वो कोलकाता में चल रहा था और इनका सेशन बॉम्बे में चला। दैट इज़ वाई ही डिडंट केम, ओके। नेक्स्ट इसका ये क्या है, कैसे पॉलिटिकली माइंडेड इंडिविजुअल्स का एक असेंबली था जिसके अंदर क्या करना चाहते थे, बाकी इनका या इनके थॉट प्रोसेस वो क्या थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें यही था कि भाई इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं जात धर्म पंथ ये सब नहीं मान के सबको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कोई भी क्लास नहीं, कोई भी कास्ट नहीं, कोई भी वर्ग नहीं, कोई भी डिवीजन नहीं, कोई भी जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिविजन्स नहीं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको यहाँ पे आने का अधिकार होगा। इस तरीके से सब इसके अंदर लिखा गया था। इसके मॉडरेट फेज की बात करें तो इस समय से इस समय तक कहा जाता है कि इट वाज ए मॉडरेट फेज, ठीक है। 1905 के अंदर आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसके बाद से एक्सट्रीमिस्ट फेज का थोड़ा सा मतलब बोलबाला हो जाता है। हालांकि वो टेम्परेरी रहता है, बाद में सूरत स्प्लिट हो जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है, ओके। तो इस समय के प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे वो यहाँ पे लिस्टेड किए गए, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है आपके दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी इलेक्ट होके जीते थे, ठीक है।
उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो पता नहीं कौन सा बेरी है, वो बेरी करके वो जगह का नाम है, उस जगह से जीते थे। और इन्होंने बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थियरी दी थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी थी, जिसने इंडियन कॉमन पीपल को समझाया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, और आप लोग के ऊपर से कैसे, मतलब ब्रिटिश लोग किस तरीके से आपका ही चीज़ें का यूज़ करके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और आप वैसे वैसे इम्प्रोवाइज होते चले जा रहे हो, और आपको मतलब और गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, पुअर से पुअर बनाया जा रहा है। तो किस तरीके से वो इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थियरी में लिखा था, उसको शॉर्ट में इन्होंने कहा है कि भाई द वाटर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द मतलब इन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ लाइक अ क्लाउड विच कैप्चर्स द वाटर फ्रॉम गैंगेस एंड पोर्स इट ऑन द थेम्स, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में अगर बताऊं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक बादल की तरह है, ऐसे बादल की तरह है जो कि गंगा का पानी उठा के लेके जाती है, गंगा का जो नमी है वो उठा के लेके जाती है, मॉइस्चर उठा के लेके जाती है, और बारिश कहाँ कराती है, थेम्स के तट पे, ठीक है। थेम्स पे लंदन उसके तट पे बसा हुआ है ना। तो इस तरीके से उन्होंने शॉर्ट में कहा था, ठीक है। इस बुक के अंदर ही ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी थे, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ याद रखने की कोशिश होते हैं। सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू न्यूज़पेपर के संस्थापक हैं, उनका द हिंदू आज तक चला आ रहा है, मैं उसकी डीएनए करता हूँ रोज़ सुबह सुबह। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखा करिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ओके। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इन्होंने मद्रास महाजन सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता। महात्मा गांधी जी ने इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। एंड इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी करके एक सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी, नागपुर में या पुणे में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनको मैंने बताया कि भाई ही वॉज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट टाइम। इनको राष्ट्र गुरु भी कहा गया था, इंडियन भर के भी इनको कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की थी, जो कि बाद में आईएनसी के अंदर मर्जर हो जाता है। 1987 में इसको मर्जर करा दिया जाता है, ओके। इन्होंने बंगाली नाम का एक न्यूज़पेपर फाउंड किया था, ओके। नेक्स्ट, मॉडरेट की अप्रोच क्या होती थी, तो इन्होंने इन जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इनका जो अप्रोच है वही जो प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट वाला जो था वही है, कि पेशेंस एंड कंसोलेशन rather देन कॉन्फ्रंटेशन। मतलब जैसे बताया ना कि भाई ये आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे, हम लोग आराम आराम से इनसे मांग करेंगे, धीरे धीरे करके उनसे मांग करेंगे, प्लीज़ दे दो सर, प्लीज़ दे दो सर, प्लीज़ दे दो सर, ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे ऑर्डरली प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की तरफ से जाके अपने एम्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्रेयर करेंगे, पिटिशंस फाइल करेंगे, धीरे धीरे एकदम स्लो मूविंग प्रोसेस है, चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ ये पीपल लोगों को एजुकेट करना भी स्टार्ट करेंगे, कि लोगों को एजुकेट करेंगे कि भाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती क्या है। मतलब आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करिए, पॉलिटिकल राइट्स को अपने जानिए, आके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करिए, वोट्स वगैरह दीजिए, अपने इश्यूज़ के लिए, अपने अपने राइट्स के लिए आके लड़िए, बोलिए, बताइए, समझाइए कि पब्लिक को क्या चाहिए। आप ऐसे गवर्नमेंट को बताइए कि गवर्नमेंट आपको हम लोग को क्या देना चाहिए, वो सब चीज़ें आप लोग को बतानी चाहिए, सो दैट वी कैन, मतलब इनका मेन एम ये था कि भाई पब्लिक जो है वो अगर अरोज हो गए, पॉलिटिकली अरोज हो गए, तो उन लोगों को समझ में आने लगेगा कि भाई हमारी क्या अधिकार है, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या क्या हमको मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलनी है, किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ये सब चीज़ें को हम लोग अगर पॉलिटिकली अरोज कर देंगे, तो एक मतलब बड़ा अच्छा ओपिनियन, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया बन के चला आएगा, किसके लिए, कि भाई लड़ने के लिए हमारे पास एक बेस तैयार हो जाएगा, कि हम लोग आगे चल के कांग्रेस को और मजबूती प्रोवाइड कर सके, ओके। नेक्स्ट है, हम लोग प्रोसेशंस लेके जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, स्पीचेस डिलीवर करेंगे, डिस्कशन करेंगे अलग अलग सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, लोगों के बीच में जाके, सो दैट उन लोग की क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन डेवलप हो, ओके। नेक्स्ट, इन्होंने पिटिशंस को ड्राफ्ट किया, मेमोरेंडम दिया, उसको सबमिट किया गवर्नमेंट को, लेकिन वही है, क्या हुआ वो तो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी सोचा कि भाई ब्रिटिश
पब्लिक को भी एनलाइटन करने की ज़रूरत है, ताकि उन लोग को पता चले कि भाई आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको आप इतना प्यार करते हो वो इंडिया में क्या क्या कर रही है, इंडिया में कितना बुरी तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रही है, हम लोग हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार कर रही है, वो आप लोग को पता चलना चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ से बहुत सारे डेपुटेशंस जाते थे, जो सीनियर लीडर्स होते थे या फिर जो मतलब अच्छे खासे पढ़ाए लिखाए समझाए लीडर्स होते थे, उन लोगों को डेपुटेशन के बेसिस पे वहाँ पे भेजा जाता था ब्रिटेन में, कि भाई ब्रिटेन में आप जाके वहाँ के लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, कितने बुरी स्थिति है यहाँ पे, और आप लोग वहाँ पे हमारे ही पैसे से किस तरीके से पल रहे हो, फिर भी आप लोग को शर्म नहीं आती, बेशर्मो। तो ये सब मेरे मन की चीज़ है। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने नेशनल अवेकनिंग के अंदर काफ़ी काम किया, और इनफैक्ट इन्हीं के ग्राउंड वर्क को कहा जाएगा कि ग्राउंड वर्क की वजह से इंडियंस लोगों को समझ में आने लगा कि एक्चुअली में पॉलिटिकल क्वेश्चन है क्या, मतलब पॉलिटिकल चीज़ें होती क्या है। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई मेरे राइट का हनन किया जाए तो भाई चाकू ला मुंडी काट, वो वाला हिसाब होता था। लेकिन अब क्या होगा कि भाई पॉलिटिकली हम लोग राइट्स को अपनी तरफ लेंगे, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारा जो सोशल इंटरेस्ट है, कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट है, उसको हम लोग किस तरीके से क्या बोलते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं, और इन लोग का इंटरफेरेंस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे इसके वजह से लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई हम लोग एज एन इंडियन एक ही है, हमारे सबका एक ही, मतलब एक ही तरीके से कहते हैं ना, सबका एक्सप्लॉयटेशन एक ही तरीके से किया जा रहा है, सबको एक्सप्लॉयटेड उतना ही लेवल पे किया जा रहा है, सब लोग का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। तो सबको ये समझ में आने लगा कि भाई जो मतलब बगल वाला है वो ज़्यादा खुश नहीं है हमसे ज़्यादा, वो उसकी भी वही हालत ख़राब हो रही है जो हमारी हो रही है। हम लोग का हो सकता है हम थोड़े देर बाद में गरीब होने वाले हो, या वो आज ही गरीब हो चुका है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि भाई वो आज ही वो थोड़े देर बाद के गरीब होगा, वो मैं हम लोग आज ही हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सबके अंदर एक यूनिटी की भाव आने लगी, वी इंडियंस आर सेपरेट फ्रॉम देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम लोग ब्रिटिश लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हमारे इंटरेस्ट मेल नहीं खाते, ठीक है। इनफैक्ट जो आगे बताऊंगा, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए बता देता हूँ कि जैसे इकोनॉमिक थियरी जो आप लोग ने, जैसे मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी, उसके बाद आरसी दत्त भी आते हैं, उन लोग ने इकोनॉमिक थियरीज वगैरह देना जब शुरू किया तो लोगों को और ज़्यादा समझ में आने लगा। देखिए इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब पढ़ने जाओगे तो बहुत ही बोरिंग बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आपको इसको समझा दिया जाए तो बहुत ही आसान लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स में जब समझाया जा रहा था कि भाई ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है कि भाई गंगा का तट का पानी उठा के लेके जा रहे हैं ब्रिटिश लोग, और वहां पे ले जाके बारिश करा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से करके वो ले जाके अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को प्रॉस्परस कर रहे हैं, और आप क्या हो रहे हो, वीक होते जा रहे हो, पुअर होते चले जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें जब लोगों के मतलब कॉमन लैंग्वेज में समझ में आ रहा है ना, कि हाँ इकोनॉमिक्स एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझ में आ रही है, तो उन लोग को आसान पड़ने लगा कि हाँ भाई अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ चीजें हो रही है हम लोग के साथ, हम लोग को इस तरीके से इन लोग मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। तो दैट इज़ वाई इन लोग मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए कि और ज़्यादा अवेक होते गए, इकोनॉमिकली भी एज वेल एज पॉलिटिकली भी, ठीक है। इन्होंने लोगों को ट्रेन किया पॉलिटिक्स के अंदर कि भाई अब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, सिविल लिबर्टीज क्या होती है, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं, नेशनलिज्म क्या होता है, ये सब लोगों को समझ में, इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं समझ में आता, लेकिन कोई इसके लिए जागरूक नहीं था, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी सब प्रिंसिपैलिटीज में बटे हुए थे, जो कि मतलब ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे अपने अधीन में ले लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन लोग को थोड़ा सा मतलब अब अरोज भी किया जाएगा तभी तो समझ में आएगा ना इन लोग को। तो इन लोग को मतलब समझाया जा रहा है डेमोक्रेसी क्या है, सिविल लिबर्टीज क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, तब इन लोग को जाके उस पर काम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश रूल अच्छी तरीके से एनालाइज किया, और ड्रेन थियरी जो मैंने आपको जस्ट बताया, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, जब इनको बताया गया कि भाई ब्रिटिश लोग किस तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, भाई आप लोग समझने की कोशिश करो, तो इससे इन लोग के दिमाग में और चीज़ें आने लगी, भाई हमारा तो मतलब वो कहते हैं ना कि हमारा तो काटा जा रहा है। तो उस तरीके से है कि भाई सॉरी फॉर द, अगर किसी को इसमें बुरा लगा हो तो, बट इट इज़ लाइक दैट ओनली कि भाई इन लोग को समझ में आने लगा कि एक्चुअली में हम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा करें, हमारे लिए अच्छा करें, पर कर कुछ अच्छा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉफर्स भर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ओके नेक्स्ट,
इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम किया है, मॉडरेट्स लोग की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम किया है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी कराए गए, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो इनकी मदद से आए, जैसे कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, फिर उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन, जो कि इंडिया और लंदन में साइमल्टेनियस सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराए जाएंगे, वो भी करवाया गया। फिर उसका इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर वेलबी कमीशन बैठाया गया, वो भी इन्हीं के मतलब मांग के ऊपर ही बिठाया गया। तो इससे ये दिखता है कि भाई कुछ तो इन लोगों ने काम भी किया, मतलब थोड़ा बहुत इन लोग की भी, इन लोग के दबाव की वजह से थोड़ा बहुत काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सब निठल रही थे। ओके, नेक्स्ट इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा लॉन्ग टर्म था कि भाई हम लोग को डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग को लेके आना है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हम लोग को डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लेके आना है, इसीलिए इन लोग ने क्या बोलते हैं सेल्फ रूल, डोमिनियन स्टेटस, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया। हम लोग को और एनलार्ज करो, मतलब आपका जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनको एनलार्ज कीजिए और रिप्रेजेंटेशन लेके आइए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। एंड इनफैक्ट कुछ हद तक मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1991 1892 के समय आप लोग को पढ़ाते वक्त बताया भी था कि 1892 में कुछ तो इन लोग को लीवे देने के लिए 16 से सीधा 60 कर दिया गया था। आपके काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो था वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स के लिए इन्होंने इन्होंने मतलब एक पुरजोर कोशिश की, और इससे की वजह से क्या हुआ कि सिविल राइट्स फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते चले गए। ओके, नेक्स्ट इवेल्युएशन किया जाएगा अर्ली वर्क ऑफ द कांग्रेस। तो भाई इन्होंने डिमांड्स रखे, बहुत सारे मतलब पिटिशंस फाइल किए, कुछ माने गए कुछ नहीं माने गए, और इसके वजह से इनका मतलब आप अवलोकन कीजिए तो कुछ कुछ अच्छा हुआ, कुछ कुछ बुरा हुआ। स्टार्टिंग फेज तो हुआ, मतलब कुछ नहीं था उससे कुछ तो हुआ, तो बेटर है ना कि भाई पहले खराब था उससे अब काफ़ी अच्छा हो गया। तो मतलब काफ़ी नहीं, एकदम नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो हो गया है, तो जो कुछ हुआ है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। पहले तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि भाई उन लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से उन लोग की मतलब बुरी हाल हो, ये जो इनके ऊपर गरीबी आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भगवान हमसे नाराज है, हमारे पास पानी होते हुए भी हम हमारी खेती में उतना उपज नहीं होता, लोग जनरली यही करते थे भाई। उन लोग को यही समझ में आता था कि भाई जो भगवान है वो हमसे नाराज है। उन लोग को ये सब थोड़ी ना समझ में आता था कि हाँ ब्रिटिश लोग हमारा किस तरीके से हम लोग के साथ लूट खसोट मचा के रखे हैं, कि हमारा जितना भी उपज होता है, हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा ये उठा के लेके चले जा रहे हैं एज ए टैक्सेस रेवेन्यू। ये सब इन लोग को चीज़ें इतना बारीकी से समझ में आती नहीं थी, कॉमन पर्सन थे यार, आज भी लोगों को इकोनॉमिक्स इतना समझ में नहीं आता। तो आप तब की बात करें जब इन लोग को एजुकेशन नाम पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन लोग को मतलब सिस्टमेटिकली स्ट्रैटेजिकली इन लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इन लोग को कहाँ समझ में आने वाला था। तो इससे क्या हो रहा था कि उन लोग को अब धीरे धीरे एक कांग्रेस ने जो राह दिखाई, पॉलिटिकल अवेकनिंग की, इकोनॉमिक अवेकनिंग की, तो इन लोग के अंदर एक भाव आया क्या कि भाई एक्चुअली में हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और ये भगवान कुछ नहीं है, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, वो हमारे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इन लोग हमारे साथ अच्छा होने नहीं दे रहे। वो बारिश भी करा रहे हैं, अच्छी फसल भी दे रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो चोर हैं ये हमारा सारा का सारा फसल वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से ऐसा कहा गया कि नेशनल बॉडी की तरह ये उभर के निकला, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ट्रूली नेशनल बॉडी बन के इन द ट्रू सेंस आया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ रहा था। ओके, नेक्स्ट है इसके जो अलग अलग प्रोग्राम्स थे, कांग्रेस के जो अलग अलग प्रोग्राम्स थे उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि कोई एक क्लास ये कहे कि हाँ आप इस क्लास को फेवर कर रहे हो, उस क्लास को फेवर कर रहे हो। जैसे कि आज कुछ भी होता है तो पहले ये देखने लगते हैं भाई रिलीजन से कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन से कास्ट से जुड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें देखने लगते हैं। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, इन लोग पॉलिटिकल एनलार्जमेंट चाह रहे थे, तो ये सब के लिए था कि भाई कोई भी क्लास का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, वो सबके लिए था। ठीक है, तो हर एक क्लासेस, हर एक कम्युनिटीज को अलाउ था कि भाई वो आके इसका मेंबर बन सकता है, हर एक तरीके से इसका मतलब इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसका बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का जितने भी इंटरेस्ट है वो सब कुछ अकोमोडेट करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये एक सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये एक पूरी तरीके से मूवमेंट बन के उभर रहा था। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें जो आपके एक ग्रुप निकल के आ रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास का, ये इस ग्रुप का ही एक्चुअली सारा का सारा काम था जिसने
कांग्रेस को एक्चुअली में उस समय स्टैंड करने के लिए दिया। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसने ये समझा कि भाई हम लोग एक सेक्टोरल सेक्शन में रह के नहीं जी सकते, मतलब हम लोग हमेशा सेक्शंस में टूटे हुए बिखरे हुए, तू ये है वो है, इसको नहीं छूना है, इसके साथ नहीं रहना है, उसका खाना नहीं खाना है, उसको टच नहीं करना है, ये सब चीज़ों में हम लोग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वी आर एजुकेटेड, हम लोग को सबको इंसान बनाया गया भगवान ने, और आप लोगों ने डिविजन्स करके अलग अलग करके रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मानेंगे। ठीक है, ये एजुकेशन से आ रहा था, ये मिडिल क्लास के एजुकेशन होने की वजह से जितने भी आपके दादा भाई नारोजी, आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दिनशा वाचा, ये सब जितने भी लोग थे, ये सब क्या एजुकेटेड मिडिल क्लास से आ रहे थे। इन लोग को एक्चुअली में पता था कि भाई ये जो दकियानुसी चीजें हैं रिलीजन में दी हुई है, जो सोशल इविल्स हैं, ये एक्चुअली में रिलीजन खुद भी सैंक्शन नहीं करता, ये लोगों ने अपने मन से बना के रखे हुए। ठीक है, तो दैट इज वाई कांग्रेस बिकेम अ लार्जर पार्टी, और इस वजह से इसके अंदर जितने भी लोग थे वो आना पसंद भी करने लगे कि भाई इसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी डिविजन्स नहीं है, जो है सबका है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म भी इसी में ले लेते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म जो भी होगा वो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे ही हो सकता है कि भाई नेशनलिस्ट लोग चाहते थे कि भाई ये मॉडरेट लोग का, मतलब मॉडरेट का जो भी क्रिटिसिज्म करेगा तो वो एक्सट्रीमिस्ट ही करेगा ना। तो जो एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट थे उन लोग ने क्रिटिसिज्म किया कि भाई जो आप शुरू शुरू में ये रेजोल्यूशन पास करना, आपके पेटिशंस फाइल करना, ये सब इनएडुकेट है, पूरी तरीके से इनएडुकेट है। ब्रिटिश लोग आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं, और आप ये आपके क्या बोलते हैं पेटिशंस फाइल कर रहे हो, उनसे रेजोल्यूशन भेज रहे हो कि हाँ भाई आप कुछ अच्छा कर दोगे, हमारे लिए कुछ अच्छा फेवरेबल करोगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ब्रिटिश है, ये सामने वाले को खा लें उसका हड्डी भी ना छोड़े। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोग के दिमाग में रहता था। तो आप लोग जो ये कर रहे हो ये इनएडुकेट, कंप्लीटली इनएडुकेट है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो आपका अल्टीमेट एम है फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, या फिर जो आपको अच्छा चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, वो सब कुछ के लिए पूरी तरीके से इनएडुकेट है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, मतलब मॉडरेट्स की बात हो रही है, मॉडरेट्स जो थे उन लोग ने कुछ ज़्यादा ही ब्रिटिश लोग को मतलब हमारे तरफ रिलैंड समझ लिया, मतलब ऐसा सोचा कि मतलब उनकी एक्चुअल भावनाओं को समझ नहीं पाया, उनकी एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रहने का, हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो इन लोग समझ ही नहीं पाए। इन लोग को लगा कि हाँ ब्रिटिश विल इवेंचुअली गिव द रूल टू आवर, मतलब हम लोग को देके चले जाएंगे, ये सारा का सारा रूल जो भी सिस्टम है वो हम लोग को देके ये अपने देश वापस से चले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन लोग हमारी मदद करने के लिए आए ताकि हम लोग डेमोक्रेसी एंड अदर थिंग्स जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करके हम लोग यहाँ से मतलब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा इन लोग सोचते थे। मॉडरेट्स लोग की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था क्या? नहीं, जो ब्रिटिश लोग थे उन लोग का मेन ये था कि एक्सप्लॉइट करो, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना है आप लोगों को। दिस वॉज द मेन थीम, दिस वॉज द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश लोग। दैट इज वाई ऐसा हुआ कि भाई इन लोग जितना मिसअंडरस्टूड करते चले गए उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हमारे यहाँ पे बढ़ता भी चला गया। ठीक है, और इन लोग कभी भी ये यहाँ पे एक शब्द आता है डायमेट्रिक इंटरेस्ट। डायमेट्रिक इंटरेस्ट मतलब दो पोल्स का इंटरेस्ट, मतलब एक एक कहते हैं ना दो धुरी पे है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक कॉलोनिज्म के लिए स्टैंड कर रहा है और एक नेशनलिज्म के लिए स्टैंड कर रहा है। तो कॉलोनिस्ट कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई नेशनलिस्ट उनके अगेंस्ट में खड़े हो, और नेशनलिस्ट कभी भी नहीं चाहेंगे कि कॉलोनिज्म उनके सामने खड़ा हो। ठीक है, लेकिन इन लोग क्या सोच रहे थे कि भाई इन लोग कॉलोनिस्ट है तो क्या होगा, इन लोग हमारे नेशनलिज्म को देखेंगे और खुश हो जाएंगे और फिर हम लोग को छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से इन लोग कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टूड कर गए। इसके अलावा बहुत बड़ा जो एजुकेटेड इंडियंस का जो तबका था उसको मेन स्ट्रीम में, मतलब पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने का जो काम किया वो किसने किया? वो आपके इन नेशनलिस्ट लोगों ने ही किया। इनिशियल जो नेशनलिस्ट थे आपके मॉडरेट फेज वाले, उन्होंने ही किया। इन्होंने सिखाया समझाया कि भाई आप लोग किस तरीके से एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे हो, आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। आपको दिखाया गया कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी बन लो, लेकिन आपको आईसीएस में जाने ही नहीं देंगे। आपको कोई भी पद देंगे तो भाई वो सूबेदार या दरोगा से ऊपर का पद ही नहीं मिलेगा। आपको कोई अच्छा पोस्ट वगैरह नहीं देंगे। क्यों? चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोग का मंशा ही नहीं, इन लोग की इन लोग ये चाहते ही नहीं कि आप आगे आओ, आगे बढ़ो और कुछ अच्छा करो। ठीक है,
दिस वॉज ऑल इन आपके आईएनसी के इनिशियल फेज, मॉडरेट फेज। अब हम लोग नेक्सट देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, वो देखेंगे कल। ठीक है, चलिए बाय।